हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको 12th चैप्टर करवाया था बिज़नेस एनवायरनमेंट में। 13 चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वाला मैंने अभी छोड़ दिया है। उससे नेक्स्ट चैप्टर कंपटीशन एक्ट मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। देखो, कंपटीशन एक्ट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अब हम इस चैप्टर में इसकी एक डिटेल स्टडी करते हैं। कंपटीशन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 लेजिस्लेशन पास किए थे, 2 रूल और रेगुलेशन जिसके अंडर हम काम करते हैं। एक था MRTP एक्ट 1969 और सेकंड था कंपटीशन एक्ट 2002। हमारी इकॉनमी में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ही ये आया था। और जो MRTP एक्ट है वो मोनोपली था। मोनोपली मतलब एक का अधिकार था, एक ही सेलर हुआ कर उसी से ही हमें मजबूरन वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती थी। वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे। इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, कंपटीशन को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए MRTP एक्ट को रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एक्ट 2002 ने। कहते हैं हमारी जो ऑल ओवर कंसंट्रेशन थी वो इकोनॉमिक पावर थी, और जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री में वो कुछ ही हाथों में रह गई थी। कुछ ही हाथों मतलब मोनोपली कंडीशन थी MRTP एक्ट पे, कि कुछ रिच पीपल्स के हाथ में ही उसका राइट्स हो गया था और वो जैसे चाहे वैसे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे, अब्यूज़ किया करते थे। ब्रॉडली स्पीकिंग कहे तो जो हमारी इकोनॉमिक पावर है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इनकम, employment and means of production by a few individual or group is called concentration of economic power। 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोनोपलीज इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया और उसके बेसिस पर, उसकी रिकमेंडेशन पर MRTP एक्ट 1969 पास हुआ। इन दिसंबर 2002 में गवर्नमेंट ने कंपटीशन एक्ट 2002 लेकर आए, जिसमें 1969 वाला जो कंपटीशन MRTP एक्ट है उसको रिपील्ड कर दिया गया। एट प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ MRTP एक्ट अ न्यू एक्ट हैज़ बीन फ्रेम्ड। MRTP एक्ट की जगह एक नया जो एक्ट है वो फ्रेम किया गया, जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। इन अ वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया गया था। मोनोपोलिस्टिक को ख़त्म करने के लिए और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमारा ये एक्ट आया था। फिर धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक को, जो हम चाह रहे थे कि भी मोनोपोली ना हो और कुछ ही हाथों में ना रह जाए, तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें LPG को लेकर आया गया। और 1999 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी पास की थी, कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ। उसके चेयरपर्सन थे श्री SVS राघवन। इस कमेटी को 2000 में सबमिट करा दिया गया था, और जब ये कमेटी सबमिट हुई उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही कंपटीशन एक्ट 2002 आया। इसको इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था 13 जनवरी 2003 में। इसको रिप्लेस कर दिया MRTP एक्ट 1969 में। कंपटीशन एक्ट को सेट किया गया था CCI से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये जो CCI है वो क्या है कंपटीशन एक्ट के साथ। जैसे सेटिंग हुई CCI की, MRTPC को भी डिज़ोल्व कर दिया गया, और जो पेंडिंग केसेस थे MRTPC के साथ वो ख़त्म होके CCI के पास चले गए थे। गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट करी कंपटीशन एक्ट में, और एक कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2007 और एक कंपटीशन एक्ट अमेंडमेंट पास किया 2009। इन कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 प्रोविज़न वर मेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ CCI। कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को डिज़ोल्व कर दिया गया 2017 में, और कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल जब डिज़ोल्व हुआ उसको मर्ज कर दिया गया था NCLAT के साथ, नेशनल कंपनी लॉ एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ। उसके बाद इन दोनों का ऑर्डर पास होने लगी। कहता है ये तो थी बात एक हिस्ट्री की, कंपटीशन एक्ट आया कैसे, उससे पहले MRTP एक्ट था, फिर 1999 में क्या हुआ, 1991 की पॉलिसी में कैसे रिफॉर्म्स हुए, और उसके बाद MRTP एक्ट को क्यों डिज़ोल्व कर दिया गया, उसकी जगह कंपटीशन एक्ट आया, CCI आया, इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कंपटीशन एक्ट के। सबसे पहले जो कंपटीशन पर एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं उनको टोटली ख़त्म करना, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ताकि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ऐसा ना हो कि जो हमारा रेट है MRP रेट, उससे ज़्यादा उनसे चार्ज किया जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
हमें इंडियन मार्केट में जो ट्रेड है उसको फ्रीडम प्रोवाइड कराना, ताकि सभी लोग उसका बिजनेस कर पाए, कुछ ही हाथों में ये ना रह जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th पॉइंट, टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। कहता है मार्केट में जो डोमिनेंट पोजीशन है, डोमिनेंट होता है कि उनकी स्ट्रेंथ जो दूसरे एंटरप्रेन्योर यूज़ कर रहे हैं उसको एब्यूज़ करने से रोकना, ठीक है, ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो। टू रेगुलेट दी ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन की बात करेंगे, जिसमें दो या दो से कंपनी मिलकर एक साथ मिलकर अपना बिजनेस करती है, और बिजनेस जब मिलकर करती है तो उस एक दूसरे को एब्यूज़ ना कर पाए, ठीक है, अदरवाइज़ वो वॉइड होगा। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग अबाउट कॉम्पिटिशन इशूज़, कि हमारे इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिशन एक्ट पास हुए हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट जो ये 2002 पास हुआ था, उसके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, ताकि कोई भी सेलर मोनोपोलिस्टिक ना होकर अपने जो कंज्यूमर है उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। मेन फीचर्स क्या रहेंगे कॉम्पिटिशन एक्ट में? कहता है एक छोटा लेजिस्लेशन पास किया गया था जिसमें 66 सेक्शंस कंपोज किए गए थे, और सीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और जो हमारे इंडिया में कॉम्पिटिशन एक्ट पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं उस एग्रीमेंट को टोटली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, और एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन को कंबाइन किया गया, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इस एक्ट के अंडर डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया था, प्रॉपर उनकी क्वालिफ़िकेशन को चेक किया गया था। ये जो हमारा कंपटीशन है इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखा गया है, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड इसको चेंज किया जा सके। और कंपटीशन एक्ट को रिप्लेस किया था एमआरटीपी एक्ट ने। सिविल कोर्ट हैव नो जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट विच फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी भी तरह के कंपटीशन एक्ट का गलत यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, कस्टमर को प्रिवेंशन नहीं दी जाती है, तो उसको आप फाइल भी कर सकते हो, और इसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस भी बनाए गए थे। ये जो कंपटीशन एक्ट है, कुछ केसेस है जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है, जैसे है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, वेंचर कैपिटल, एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर कंपटीशन एक्ट कुछ केसेस में फॉलो नहीं किया जा सकता। अब हम मेन जो हाईलाइटिंग वाली बात है वो करते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट एग्रीमेंट सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कंपटीशन एक्ट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जहाँ पर एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट फॉलो होते हैं। कहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किसी भी चीज़ों को सेल और परचेज़ कर सकते हैं, बट हम किस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते? प्रोडक्शन में, सप्लाई में, टेक्निकल डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में। हम अपने मार्केट के शेयर या उसकी एलोकेशन जोग्राफिकल एरिया में कहीं फिर हम बात करते हैं मैनिपुलेट द प्रोसेस ऑफ बाइडिंग्स टाई इन अरेंजमेंट, दैट इज़ एन एग्रीमेंट रिक्वायरिंग परचेजर ऑफ गुड्स टू परचेज सम अदर गुड्स अलॉन्ग विद इट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट होगा। एन एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग द परचेजर नॉट टू परचेज फ्रॉम एनी अदर सेलर, मतलब परचेज़र को ये बता दिया कि आपने किसी और सेलर या सप्लायर से माल को नहीं ख़रीदना, आपने पर्टिकुलर सप्लायर से ही अपने माल को ख़रीदना है। डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी कर दिया कि एक प्रोड्यूसर और सप्लायर का नॉट टू सेल टू एनी अदर, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से ही आप उस माल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी और को नहीं कर सकते। आपने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस रखनी है कि जो सेलर ने एमआरपी रेट लगा रखा है उससे ज़्यादा से वो उससे चार्ज नहीं कर सकता है। एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 हमारे लिए कहते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम अपने फर्म्स की स्ट्रेंथ का कोई और इंटरप्राइजेज अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे एब्यूज़ पोजीशन है। तो इन द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया विच इनेबल इट टू नंबर 1
ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपटीशन फोर्सेस होने चाहिए और कंज्यूमर के फेवर में ही बात होनी चाहिए, उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो कहता है कि जो डोमिनेंट पोजीशन है वो क्या होगी, इम्पोज अनफेयर कंडीशन ऑन परचेज और सेल ऑफ गुड्स। अगर हम किसी माल को ख़रीदते हैं बेचते हैं तो हमारे साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए प्रॉपर टेक्निकल डेवलपमेंट के ऊपर। डिनाई मार्केट एक्सेस टू सर्टेन पर्सनस, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने पर्टिकुलर सप्लायर से माल खरीदना है, उसके अलावा आप नहीं खरीद सकते हैं। तो सेक्शन 4 क्लियरली स्टेट्स डैट नो इंटरप्राइजेज शैल अब्यूज़ इट्स डोमिनेंट पोजीशन, कि कोई भी इंटरप्राइजेज किसी की भी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकता। सिचुएशन ऑफ मोनोपली डोमिनेंट पोजीशन इज़ नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी, कहते हैं मोनोपली होना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर उस मोनोपोलिस्टिक का गलत यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब वो क्लियरली वॉइड होगा। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी लिमिट है जिसमें एक्विजिशन, मर्जर की मिलकर काम करने की बात होती है। कहते हैं जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर उसके एसेट्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं जो एसेट्स है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और उनकी टर्नओवर रेट जो है 3000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंडिया में। लेकिन 4 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी एसेट्स वैल्यू 1000 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ हो जाती है और टर्नओवर रेट 3000 से बढ़कर 6000 करोड़ हो जाता है। इफ़ सम बिजनेस इज़ कैरिड आउटसाइड इंडिया, अगर हमारा कुछ बिजनेस है अब इंडिया के बाहर करना चाहते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट्स क्या रहेगा। इंडिया में जो उनकी एसेट्स है और आउटसाइड इंडिया है, उनकी जो एसेट्स है वो 500 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कंबाइंड टर्नओवर इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया 1500 मिलियन US डॉलर से। लेकिन 4 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ गई, 500 मिलियन से 1 बिलियन हो गई और 1500 मिलियन से 3 बिलियन हो जाती है। इफ़ एनी एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन इज़ डन इन इंडिया बाय एन इंटरप्राइज विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप का वो पार्ट है तो उनकी एसेट्स का मतलब उनकी जो ग्रुप की मेंबरशिप है, वोटिंग राइट है, वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहता है इनकी जो कंबाइंड एसेट्स है ग्रुप की वो 4000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी और कंबाइंड टर्नओवर 12000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन 4 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो कंबाइंड एसेट्स है वो 4 से बढ़कर 8000 हो जाती है, वो 12000 से बढ़कर टर्नओवर रेट 24000 करोड़ हो जाती है। इफ़ एनी एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन इज़ डन बाय एनी इंटरप्राइजेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप, कि वो उस ग्रुप का पार्ट है और सम बिजनेस इज ऑल्सो कैरिड आउटसाइड बिजनेस, देन कॉम्बिनेशन विज रिजल्ट इन कंबाइंड एसेट्स ऑफ ग्रुप। तो इनसाइड आउटसाइड में इनका 2 बिलियन US डॉलर है, टर्नओवर में इनका 6 बिलियन डॉलर है। फिर ये बढ़कर 4 बिलियन हो जाता है और वो 12 हो जाता है। कहता है इफ़ बिजनेस यूनिट्स अप्लाई टू CCI कॉम्बिनेशन with but no response is received from CCI, then after the expiry of 280 days it will be presumed that CCI has given permission for such combination। कि आपने कोई डिमांड रखी है लेकिन वो पास नहीं हुई, 210 दिन से ऊपर हो चुके हैं, फिर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी CCI से। तो कहते हैं कि अगर वो लिमिट से ज़्यादा है, मतलब टर्नओवर रेट बता दी है, सिंपल रेट बता दी, अगर फिर भी उससे ज़्यादा है अमाउंट, तब आपको स्पेशल यानी कि प्रियोर परमिशन लेनी पड़ती है CCI से। और CCI ये कहता है कि किसी भी कंपटीशन के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर मोनोपोली पावर का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो वो वॉइड माना जाएगा। अब हम मेन बात करते हैं कि जो CCI है ये आया कब था। देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे कंपटीशन एक्ट बोलते हैं, 2002 में पास हुआ था, लेकिन इन्फोर्स हुआ था ये 14 अक्टूबर 2003 को। मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। इसके जो प्रेजेंट चेयरपर्सन रहे वो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं और पेंडिंग केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया गया है। मेन फीचर्स हम बात करते हैं CCI की। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट, देखो अगर कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग? चेयरपर्सन मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 6 मेंबर होंगे। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग? कोई भी चेयरपर्सन है या मेंबर है, उनकी क्वालिफ़िकेशन वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और उसका जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल से कम का नहीं होना चाहिए और उसकी फील्ड जो रहेगी वो इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, कॉमर्स में, लॉ मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगी।
टर्म की बात करें कि कितने साल होल्ड कर सकता है वो, कोई भी चेयरपर्सन या एवरी अदर्स मेंबर्स शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years एंड इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और कोई भी पर्सन ऐसा होल्ड नहीं करेगा जिसकी एज 67 years हो चुकी है इन केस ऑफ चेयरपर्सन में, और 65 years इन केस ऑफ अदर्स मेंबर्स में। इसका रिमूवल सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर इफ़ सच चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस में बी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो चेयरपर्सन या मेंबर्स को कभी भी रिमूव कर सकती है अगर इनमें से कोई भी एक केसेस उसको मिलता है तो वो केसेस क्या है? हैज़ बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। हैज़ इंगेज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट। हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व मॉरल ट्रिपल, मना कर देता है कि भाई मैंने ये गलती नहीं करी है। हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशली हैज़ फंक्शन एज ए मेंबर। हैज़ सो अब्यूज his position as to render his continuance in office prejudicial to public function as a member, has to abuse, has become physically or mentally incapable of acting as a member, member का काम करने में वो incapable है, नहीं कर सकता। तो इस केसेस में अगर चाहे तो CCI जो है कभी भी रिमूव कर सकता है अपने मेंबर को और चेयरपर्सन को। अब हम बात करते हैं कि जो एक डायरेक्टर जनरल होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है। डायरेक्टर जनरल के साथ जो एडिशनल मेंबर्स चाहिए, जॉइंट या डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, तो वो CCI उसको कंडक्ट करेगा। एवरी एडिशनल जॉइंट डिप्टी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल विल फंक्शन अंडर द सुपरविज़न एंड डायरेक्टर जनरल। ये जो CCI है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है, सेम ही रहेगी, क्योंकि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। सबसे पहला, हमारे इंडिया में जो कंपटीशन एक्ट पास हुआ उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हमने कंपटीशन एक्ट को प्रमोट करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करना, उनको एक्सप्लॉइट होने से रोकना है, और मार्केट में जो भी ट्रेड है उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। ये तो बात थी कि इनकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CCI की। सबसे पहले जो एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट तैयार किया था और डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ नहीं करना है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, उनको प्रॉपरली किस तरह से डील किया जाएगा। इफ़ कमीशन इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर एग्जिस्ट आ प्राइमा फेसी केसेस इट शैल डायरेक्ट द डायरेक्टर जनरल टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। मतलब हमने क्या काम किया, CCI ने एक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया और ये कह दिया कि भी डायरेक्टली जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, अगर किसी तरह से कोई अब्यूज़ हो रहा है तो उसको आप डील करोगे। The Commission would forward the finding of Director General to Central State Government for a second opinion। जब डायरेक्टर जनरल अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है तो सेकंड ओपिनियन के लिए उस रिपोर्ट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देता है। जब गवर्नमेंट अपनी उस पर कमेंट दे देती है तो CCI को क्या करता है, उस ऑर्डर को पास कर देता है। सेकंड आता है इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन, सेक्शन 20। कॉम्बिनेशन में वही एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन आएगा, जिसमें कमीशन अपना ओपिनियन देती है किस तरह से जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और कमीशन चाहे तो किसी भी टाइम किसी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी मेंबर्स या चेयरपर्सन को अपॉइंट बुला सकती है। द कमीशन में प्रोहिबिट द कमीशन आइदर इन टोटली और सब्जेक्ट इन सर्टेन नोटिफिकेशन। द डिसीजन ऑफ द कमीशन विल बी फाइनल। थर्ड, ऑर्डर बाय कमीशन फॉर एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेक्शन 27। CCI में पास ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। सबसे पहले किसी भी एग्रीमेंट को CCI चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि डोमिनेंट पोजीशन का कोई भी इंटरप्राइजेज गलत यूज़ कर रहा है तो वो उसको डिसिस्ट कर सकती है। इम्पोजिंग पेनल्टी टू द मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 years टू अवॉर्ड compensation to the affected parties, division of enterprises enjoyed dominant position। नेक्स्ट आता है आपका पावर टू ग्रांट इन टर्म रिलीफ, सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग किस तरह से CCI ने इन टर्म रिलीफ ग्रांट दे रखी है। टेम्प्रेरी जो इंजेक्शन रिस्ट्रेनिंग है, जो उस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है जब तक वो कंक्लूजन नहीं निकल सकता तब तक उसे इन टर्म रिलीफ दिया जाएगा। पावर टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, सेक्शन 36। CCI ने सिविल कोर्ट्स की पावर्स ले रखती है अंडर कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग। समन भेजना, इंक्वायरी करना,
एविडेंस या एफिडेविट को रिसीव करना, विटनेस के डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन करना, कोई भी मैटर उसको प्रेस्क्राइब करना, ऑर्डर पास करना। फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन सेक्शन 39। एवरी ऑर्डर पास्ड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड एज एन ऑर्डर मेड बाय अ हाई कोर्ट। In case the order of commission under this act are not executed, then same action is taken as a taken for violation of order of high court। अगर हम अपील की बात करें और पेनल्टीज़ की बात करें तो देखते हैं क्या रहेगा। देखो, अपील की बात करें तो सेक्शन 40 में क्या कहा गया है कि जो कंपटीशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट था 2007 में, उसके बाद कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई जो है CCI के ऑर्डर पास होने पे की जाती थी। कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल इज़ ऑफ 3 मेंबर। कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल के 3 मेंबर हुआ करते थे। क्वेसी जुडिशियल बॉडी headed by a person who is or has been a judge for the Supreme Court or Chief Justice of the High Court to hear and dispose of appeal against the order of CCI. Any person aggrieved by any decision, order of the Commission could file an appeal of the Competition Appellate Tribunal within 60 days of the order of the Commission। मतलब जब हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होती, फिर 60 डेज़ का टाइम देके उसको एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाता है। जो एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसको 2017 में डिसॉल्व किया गया था, उसको मर्ज किया गया था NCLAT के साथ। और द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अब ऑर्डर कौन पास करेगा? CCI। ठीक है, किसके साथ? NCLAT के साथ। NCLAT जो है सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन के अंदर उस ऑर्डर की सुनवाई कर देता है। पेनल्टीज़ क्या चार्ज की जाती हैं? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमीशन सेक्शन 42, इम्प्रिजनमेंट 3 साल की तो सज़ा मिलेगी, और मॉनेटरी पॉलिटी जो है 25 करोड़ या उससे दोनों से ज़्यादा नहीं होगी। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल की अगर कोई बात नहीं मानता सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग, 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। मतलब एक दिन का 1 लाख रुपये चार्ज किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ ओमिशन टू फर्निश मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अगर वो किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को फर्निश किया जाता है या चेंज किया जाता है तो इस केस में नॉट लेस देन 50 लाख, 50 लाख से कम नहीं, और 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। इंक्वायरी इनटू एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड कॉम्बिनेशन। एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, CCI चाहे तो इनिशिएटिव एक्शन ले सकता है ऑन इट्स ओन मोशन, अपने ही मोशंस के अकॉर्डिंग, या कंप्लेंट्स रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में। फिर हम लास्ट बात करते हैं इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड कॉम्पिटिशन। CCI अगर चाहे तो कुछ केसेस में इन्वॉल्व हो सकती है अपने मोशन पे, नोटिस के अकॉर्डिंग या रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब ये है आपका डिफरेंस 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात, ये ओल्ड इनेक्टमेंट है, इसको 1969 में पास किया गया था लेकिन अब इसको रिपील कर दिया है। कॉम्पिटिशन एक्ट न्यू इनेक्टमेंट है, इसको 2002 में पास किया गया था और MRTP एक्ट को इसने रिप्लेस मारा है। इट वॉज लॉन्ग इनेक्टमेंट हैविंग कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न, इसमें जो प्रोविज़न्स तैयार किए गए थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे और इसमें जो प्रोविज़न पास किए गए थे वो बहुत सिंपल थे और कम से कम 66 सेक्शंस को रेडी किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करना था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन और एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट को देखना। 4th पॉइंट है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट MRTPC वॉज इस्टेब्लिश, इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था और यहाँ पर कंपटीशन एक्ट 2002 को CCI से इस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत कठिन है, ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू नीड इसको चेंज किया जा सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पार्ट है MRTP एक्ट का, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंपटीशन एक्ट का पार्ट नहीं है। नाउ दीज प्रैक्टिसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होता है। इट वॉज बेस्ड ऑन प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिनेरियो, 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसका पार्ट है ये, और ये पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट है। इन MRTP एक्ट डोमिनेंस ऑफ एंटरप्राइजेज वॉज प्रोहिबिटेड, इन कॉम्पिटिशन एक्ट डोमिनेंस इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन एक्ट में मोनोपोलिस्ट को प्रोहिबिटेड नहीं माना जा रहा, लेकिन अगर उसका गलत यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूमर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो वो टोटली वॉइड होगा। MRTPC हैड वेरी लिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी, क्योंकि कुछ टाइम में इसको ख़त्म कर दिया गया था।
CCI हैज़ रिलेटिवली मोर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अगर हम ऑल ओवर कंपटीशन एक्ट के कंक्लूज़न की बात करें तो देखते हैं क्या कहता है। कंपटीशन एक्ट 2002 इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। इसका मेन जो एम था मार्केट में कंपटीशन एक्ट को प्रमोट करना, एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट को ख़त्म करना, जो भी एंटरप्रेन्योर डोमिनेंट यानी कि उनकी स्ट्रेंथ का गलत यूज़ करते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना। इट ऑल्सो रेगुलेट कॉम्बिनेशन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर साइज़। ये पर्टिकुलर साइज़ बता दिया कितने कितने करोड़ होगा, लिमिट क्या होगी, टर्नओवर की, अगर उससे ज़्यादा होगी तो CCI से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस एक्ट डज नॉट कर्ब मोनोपलीज बट इट कर्ब्स द अब्यूज़ ऑफ मोनोपोलिस्टिक। दिस एक्ट हैज़ रिप्लेस MRTP एक्ट। इस कॉम्पिटिशन एक्ट को MRTP एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया था। आज ये जो आपका चैप्टर है MRTP एक्ट वाला ये ख़त्म होता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, इसकी प्रोविज़न्स क्या थे या इसके फ़ीचर्स क्या हैं या दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर वन बाय वन वो उससे आपसे पूछ सकता है।